अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के बारे में लाहौर हाई कोर्ट की अहम समाअत मैं ख़ुद पेश हुआ। उसमें जनाब जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने केस की समाअत की और बहुत ज़बरदस्त समाअत रही। बड़ा मौका दिया बेंच ने, वो तफसीलात गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। और इस प्रोग्राम के आखिर में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगे आने वाला माहौल क्या होगा। पहले ले चलते हैं आपको लाहौर हाई कोर्ट में 3 इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई और इसमें एक और दरख्वास्त जो साथ दायर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो MPs को कोर्ट से बाजियाब करवाने के लिए रजू किया गया, जो MP हैं सिब्तैन खान की तरफ से दायर की गई है। हमजा शरीफ और CCPO लाहौर को फ्री बनाया गया है कि जो है ना जी MPs जो है ना जी निजी होटल में गैर कानूनी तौर पर रखा है और बाजियाब करने का हुक्म दे। ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और यहाँ इसी के अंदर जो रखा हुआ है, तहरीक इंसाफ ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के ज़रिए पैनल ऑफ चेयरमैन के ज़रिए असम्बली सेशन चलाने की इस्तदा की है। इसमें दोस्त मज़ारी एक जानबदार रुकन हो चुके हैं, खिलाफ कानून सरगर्मी में मुलव्वस हैं, तहरीक अदमात आ चुकी है, उनके खिलाफ सेशन नहीं चल सकता। जहाँ अदालत को बताया गया कि सिंगल बेंच के ख़िलाफ़ की है 1 अप्रैल को, बस बेसिक तो 31 मार्च को उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन 1 अप्रैल को मुलतवी हुआ। फिर अदालत को बताया गया कि 6 कागज़ात नामज़दगी दाखिल करने का कहा गया और इस पर कार्रवाई जो है ना 6 अप्रैल को मुलतवी हो गई। और जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला 3 सफ़ों का बैकग्राउंड पे मैं चला देता हूँ। 16 अप्रैल को इलेक्शन कराने का हुक्म जो है वो बहाल रखा। दूसरा जो मामला इसमें वो डिप्टी स्पीकर से मुताल्लिक़ है। रूल्स के मुताबिक अगर कोई मुताशरा शख्स मुतनाज़ा हो जाए तो इजलास की सदारत नहीं कर सकता। पैनल ऑफ चेयरमैन से इजलास की सदारत कराई जा सकती है और अदालत ने कहा कि नहीं, उन्हें सारे मामला जो है ना आप तक आएँ। डिप्टी स्पीकर का फिर जिक्र किया गया कि पार्टी बन चुके हैं, इसलिए कि इजलास की सदारत उन्हें नहीं करनी चाहिए। और जो मौजूदा स्पीकर के हवाले में पूछा कि वज़ीर आला के उम्मीदवार कौन, उन्होंने बताया गया कि चौधरी परवेज़ लाई हैं। अदालत के सामने बताया कि आर्टिकल 66 से 69 वो बैकग्राउंड से चल रहे होंगे। 66, 67, 68, 69। 69 ये आर्टिकल है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती है, अदालत को इख्तियार नहीं है। हाउस कैसे चलाना है, किस तरह चलाना है, वो रूल्स में प्रोवाइड किए गए हैं, तो उस रूल्स के मुताबिक ये चलना है। और यहाँ जो सवाल पूछते रहे हैं तो कैसे वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, डिप्टी स्पीकर ही करवा लेते हैं। इस पर वो अदालत के सामने ये रखा कि तजावज़ कर चुके हैं इन लोगों ने। इन्होंने इजलास 6 से 16 तक अप्रैल तक ले जाया गया और स्पीकर का सिर्फ इजलास बुलाने का इख्तियार जो है ना वो वापस लिया डिप्टी स्पीकर का। इन्होंने व्हाट्सएप पे ऊपर जारी कर दिया, वो व्हाट्सएप को नोटिफाई नहीं हुआ, तो कन्फ्यूजन ये सारी आप सारे समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। और ऐसा नहीं कि रूल्स कहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद जो है ना डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जमा हो तो वो सदारत नहीं कर सकें। रूल के तहत जो है ना डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की इजलास की सदारत कर सकता है। आइन कहता है कि अगर स्पीकर फ़राइज़ अंजाम ना दे तो डिप्टी स्पीकर, और अगर ये जैसे जवासन के रिमार्क से बताया गया डिप्टी स्पीकर यही इख्तियार देने के लिए तो लाहौर हाई कोर्ट आया और इस बुनियाद पर जो है ना डिप्टी स्पीकर गैर जानबदार नहीं रहा। और इस पर जस्टिस जवासन ने कहा कि सिंगल बेंच सारी बातें तो मान ली। फिर मैंने अदालत को बताया कि पहले पैरे में लिखा है डिप्टी स्पीकर, वो लफ्ज़ मैं आपके सामने मैंने वहाँ बताया भी कि अगर वहाँ से अगर आप समझ जाएं तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि डिप्टी स्पीकर क्या करना चाहता है। यानी जो पहला पैरा है
पहले पैरे के अंदर लिखा हुआ है दूसरे में, इट इज़ डायरेक्टेड दैट द डिप्टी स्पीकर ऑन द डेट फिक्स शैल प्रोसीड टू इलेक्ट द चीफ मिनिस्टर इन टर्म ऑफ सब आर्टिकल 3 ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद रूल 20 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो ये तो अदालत ने डायरेक्शन दे दी हैं कि सिर्फ डिप्टी स्पीकर ही सारा कुछ करेगा। हालांकि डिप्टी स्पीकर आगे पैनल ऑफ चेयरमैन रूल्स में दिए हुए हैं, प्रोवाइड है किस तरह से अदालत करनी है, किस तरह ये मामला सारे लेके आने हैं, तो ये तो सारा उन्हीं का। और अदालत ने समाअत सुनी और थोड़ी देर के लिए चैम्बर में गए, चैम्बर से वापस आए, फिर वो आके ऑर्डर डिक्लेयर करा दिया। कल के लिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को अपने वकील के साथ कहा है कि आएँ, और चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को भी कल 9:15 बजे के करीब ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कल वो इस बारे में मज़ीद जो है ना, लेकिन माइंड में क्लैरिटी आ गई। हमने बड़ा वाज़ेह कहा, अली ज़फ़र साहब ने, इम्तियाज़ सिद्दीकी ने, कि उस रूल्स के मुताबिक अब इजलास करा दें, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जैसे ही आप रूल से बाहर निकलेंगे तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाई कोर्ट भी सिर्फ उतना ही कह सकती है। तो इजलास मैंने आपके सामने पढ़े हैं, वो बैकग्राउंड पे आपके साथ चल रहा होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ बात इतनी है जो अदालत के सामने रखी है। अब चलते हैं बड़े अहम इशू की तरफ, और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पर काफ़ी ट्वीट किए हैं, तो ट्वीट जो मैंने किए हैं वो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, फिर मैं जिसकी तरफ गया हूँ। और जो सबसे बात है, अगर बैरूनी साजिश नहीं तो अस्करी क़यादत ने एहतजाज का फ़ैसला क्यों किया, सवाल आ गया। और ख़त में इस्तेमाल की गई ज़बान और बैरूनी मुदाख़लत एहतजाज करने का फ़ैसला किया, ये DGI-SPR ने कहा। और यहाँ अजमल जामी ने ट्वीट किया था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इलामे में आलमी साजिश का जिक्र नहीं है। और यहाँ है फिर जो मैंने ट्वीट और कुछ किए हैं। बदकिस्मती है सियासी जमातें आपस में बात करने को तैयार नहीं थी। आर्मी चीफ DGI-SPR वज़ीर-ए-आज़म गए, रफ़का से 3 ऑप्शंस पर बात हुई और 3 ऑप्शंस आपके सामने रख दिए। एक है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, दूसरा इस्तीफ़ा है, ठीक है जी, तीसरा है कि नो कॉन्फिडेंस वापस ले ली जाए और जनरल इलेक्शन करा दिया जाए। इमरान खान ने इस ऑप्शन को कबूल किया। अब इस पर कहते हैं अगर कोई मुदाखलत है का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। एटमी हथियार किसी सियासी क़यादत से मुंसलिक नहीं है, और इंतखाबात कम होना है ये काम सियासतदानों का है। और इस पर बड़ा ये भी वजाहत दे दी कि आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने तौसीह नहीं मांगी, फ़ौज को इस सारे अमल में कोई अमल दखल नहीं था। जब बुलाया गया सिर्फ तब गए थे। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरव्यू में अमेरिकी अड्डों बारे में सवाल किया गया था। सफारती मरासले जो है टॉप सीक्रेट होते हैं। इदारे की सरबराह की किरदार कशी पर एक्शन सिर्फ इदारे का नहीं, हुकूमत वक्त का ही। मैं बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ। हम तो यूनिफॉर्म पर किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, हमारी तो ज़ुबान नहीं। इदारे पर बात हो रही है तो इदारा हुकूमत वक्त के ज़रिए कानूनी चाराजोई कर सकता है। ये वो सारे हकीकत है आपके सामने वो रख दिया है। और 2 रोज़ पहले आर्मी चीफ की सदारत में फॉर्मेशन का जो है ना जी कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शरफा को फ़ौज की पेशावराना सरगर्मियों के साथ आलमी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी भी। किसी भी वक्त सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान की दाखिली और बॉर्डर सिक्योरिटी महफूज है, कोई शक नहीं है इसमें, तो कोई शक नहीं। मुतल्लिक़ा इदारे किसी भी सूरत से निपटे हर वक्त तैयार रहते हैं। और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान में जो मामला सारे हुए और जवानों ने इन अज़ाइम को नाकाम बनाया, जो जंग सारी चल रही है। और रवां साली के दरमियान 3 माह में 128 दहशतगर्दों को हलाक, 270 को गिरफ़्तार किया। ऑपरेशन के दौरान 7 फ़ौजी अफसर और जवान शहीद हुए। अब तक 168 अफसरान जो हैं मुख्तलिफ UN मिशन में जानों का नज़ारा पेश कर चुके हैं। इन कुर्बानियों का एतराफ़ हक़ाम वतन में आलमी सतह पर भी किया गया है। और यहाँ बात है देखिए, फ़ौज पे तामीरी तनकीद ठीक है, लेकिन अफवाहों की बुनियाद पर साजिशों के ताने बाने जो बनाना ये मुनासिब नहीं है। और इसको भी दुरुस्त सहमत में बेहतरीन या जो है ना ये बेहतर होगा हम फ़ैसले कानून पर छोड़ दें। आवाम और फ़ौज में तफरीक पैदा करने के लिए जाली टेप बनाई जा रही है।
ये कुछ रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से बात हुई थी। ये बड़ा सीरियस मामला है और इसको सीरियसली टेकअप करना ज़रूरी बनता है। इत्तफाक किया गया कि जमहूरियत इदारों के मजबूती और कानून की बालादस्ती मुल्की मफाद का ज़ामन है। अवाम की हमायत मुसल्लह फ़ौज की ताकत का मंबा है और अवाम पीछे नहीं हटेगी मुसल्लह फ़ौज के, ये हम सबको याद रहना चाहिए। और अवाम की इसके बगैर कौमी सलामती का तसव्वुर बेमानी है और बेबुनियाद किरदार किसी सूरत कबूल नहीं। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आँख पे से देखा तो आँख निकाल दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के जाली मैसेज चलाए जा रहे हैं। ये मैंने अब तक सारी चीज़ें रख दी हैं। कौमी सलामती कमेटी में अस्करी क़यादत ने भरपूर मौक़िफ़ दिया, ठीक है जी, और एहतजाज का एलामिया भी जारी हुआ। एलामिया वाज़ेह है, इसमें साजिश का कोई ज़िक्र नहीं। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह था, फ़ौज के इदारे को सियासत से बाज रखें। इंटेलिजेंस इस दिन रात ऐसी साजिशों के ख़िलाफ़ चौकन्ना है। किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की तो कामयाब नहीं होने देंगे, ठीक है ना जी। और वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर आज़म पर हमें तो कोई एतबार नहीं है जी, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। पोजीशन मैंने आपके सामने रख दी है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ISPR ने सही टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन कई मामलात को ना कन्फ्यूजन्स पैदा हो गई हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आपके सामने ये सारी चीज़ें रख दी हैं। फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। और यहाँ फिर वही कि वज़ीर आज़म की जो साबका वज़ीर आज़म की तरफ से फ़ौज को अप्रोच किया गया, अरविंद जी को अप्रोच किया गया था कि डेडलॉक में कोई ना कोई जो है ना जी बीच बचाव कराया जा सके। बदकिस्मती से सियासी जमातें आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। सो वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था, ठीक है जी। और बात ये भी कह दी, अगर हमारी मुदाखलत का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। और एडमी प्रोग्राम के हवाले से भी सेफ हैंड के हवाले से बात की गई है। ये सारी पोजीशन बता दी गई है। अब आप समझ जाना चाहिए आपको। और फ़ौज के ख़िलाफ़ ये खुदा रहा ये जो एजेंडा चल रहा है ना, इसको रोकना चाहिए। और यहाँ जो कवानीन है सख्त, वो मैं बता चुका हूँ 3। सबसे पहला तो काम है जस्टिस अल्लाह की जो जजमेंट है पीका के अगेंस्ट, वो सेटिस्फाइड, उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल करनी चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ फ़ाइल करने का। और दूसरा जो है ऑर्डिनेंस उड़ा दिया है, लेकिन पार्लियामान में अभी मौजूदा हुकूमत के पास अक्सरियत है, वो बेहतरीन कानून साजी करे। जैसे पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बुरा नहीं है, उसका नफाज करें और पीका के कवानीन में भी तरमीम करें ताकि चीज़ें आगे चले जाएँ। एक चीज़ और बात कह दी है कि आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, ना तौसीफ़ मांगी है और ना उन्हें चाहिए, और फ़ौज के सारे अमल में अमल दखल नहीं है। चलते हैं, आपको मैं आखिरी जो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर मैंने गुफ्तगू की है, कुछ GTV में, सब प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, या बोल न्यूज़ पे, लेकिन आप देख लीजिएगा। कानूनी चाराजोई होती है। बहुत शुक्रिया अनिका। ये तारीख कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, पिछले 6 साल से आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो बयानिया आज भी ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये हमने देखा, वोट को इज्जत दो, ये 5 जजेस गुजरांवाले के जलसों के अंदर मियां नवाज शरीफ की तकारीर बराह रास्त एवरीबॉडी, हर किसी ने देखा। और ये नहीं कि नहीं, और मैं तो पिछले 15 साल से ये कोशिश कर रहा हूं कि हेट स्पीच को किसी तरह से रेगुलेट कर लिया जाए, एंड आई एम अनसक्सेसफुल। मैं आपको साफ बता रहा हूं। और ये कुछ यानी ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 के पैरामीटर पढ़कर देख लें। हम समझते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जो राइटर लगे हुए हैं उन राइटर को नहीं देख सकते। मेरी इस बारे में बहुत सी पिटीशनें FI में पड़ी हैं, हाई कोर्ट में पड़ी हैं। अपना आपको याद होगा कि 3 जो है ना स्टॉलवर्ट अगर कहें उनके, या मान लें उनके कदावर शख्सियात, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, तौहीन अदालत में सजा में घर गए। फिर उन्होंने गुजरांवाला का अगर आपको जलसा याद हो, जो लफ्ज इस्तेमाल किए सफदरवान ने और जिसने, लेकिन अब जो आए ना, देर आए दुरुस्त आए। ये इस तरह का जो फॉर्मेशन आप
पीछे चले जाएं, पीटीएम के बारे में आसम सलीम बाजवा साहब ने कितने सबूत दिखा दिए, हर चीज बता दी है, हैंडलर कहां से थे, किधर से आ रहा था। हमने एक एग्जांपल अली जफर की भी देखी कि अली जफर के अगेंस्ट डेफेमेशन की, क्रिमिनल डेफेमेशन की ये कैंपेन चली, अकेला लड़ा, आपका कोई दायरा नहीं आया। और यही जो लोग आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो लोग खड़े हैं, ये सारे उस तरफ खड़े थे। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और रिसेंट देख लें आप कि इस गवर्नमेंट ने, जाने वाली गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की, सेक्शन 20 में नेचुरल पर्सन के हवाले से चीजें ठीक की, सजा 5 साल की। क्या हुआ? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राइट नाउ सेक्शन 20 अल्ट्रा वायलेंट डिक्लेयर कर दिया है। देयर इज नो लॉ राइट नाउ कि इस तरह की कैंपेन को कैटर कर सके। और अभी तक वफाकी हुकूमत ने कोई अपील फाइल नहीं की है। दे आर अंडर ऑब्लिगेशन के आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के हवाले से वो पिटीशन दायर करें। क्या अभी मादर पिदर आजादी है सबको जो मर्जी कहने की? अजहर साहब, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैंने वो बताने हैं हकायक बताने हैं। जहां तक पैमरा है, पैमरा बुरी तरह फेल हो चुका है, पैमरा भी इसका नफाज नहीं कर सका। आपके चैनल्स पे इस तरह की बातें होती हैं, मैं तो आपको सबूत दे सकता हूं कि मुख्तलिफ कंप्लेंटें फाइल करके बहरहाल तंग आगे मैं लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीका के हवाले से मैंने पिटीशन दायर की है। अब क्या है, एक ऑर्डिनेंस के जरिए किया, ऑर्डिनेंस भी लैप्स होने वाला है। मौजूदा हुकूमत के पास मेजॉरिटी मौजूद है, फौरी तौर पर बैठे और बैठकर एक कानून साजी इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर कानून साजी होनी है, उसकी बात भी करते हैं। अजहर साहब जरा मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा। कानून साजी तो होनी है और उस कानून साजी कर सके। सबसे पहले तो अनीका वो 6 टारगेट है, उन्होंने वो 6 टारगेट अचीव कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बजट क्या, इन्हें बजट से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने अपने जो इलेक्टेबल्स है ना, उनको इन्होंने फंड देने हैं, एलोकेट कर रहे हैं, बजट से पहले, बजट के बाद। दूसरा, मेंबर इलेक्शन कमीशन 2 लगाने हैं, जो कि अपोजिशन नहीं है। दैट वाज नॉट ए वाइज डिसीजन के असेंबलियां छोड़ जाएं आप। फिर चेयरमैन नैब का अपना तैनात करना है या नैब को डाइल्यूट करना है, ईवीएम को खत्म करना है। फिर उसके बाद आगे आ जाए, अगर केयर टेकर सेटअप आएगा तब फिर अपोजिशन नहीं है, उनकी मर्जी का। यानी अगर देखा जाए तो अभी तो आपने ओपन ग्राउंड उनको दे दी है। वो 2 चीजें अब इन्हें करनी चाहिए और वो शायद करे भी, कि वो मामला को अब कोर्टों में लेकर जाए। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ईवीएम के हवाले से कोर्टों में आए, अगर नैब को तंग करने की कोशिश करते हैं कोर्टों में आए, अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स में अगर अपॉइंटमेंट मेरिट पे नहीं होती है कोर्टों में आए। मेरा ख्याल है इनको इंस्टिगेट अब यहाँ करना पड़ेगा। और दूसरा है कि पब्लिक प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा जो है ना, साथ साथ ये जो भी इकोनॉमिक की जो कंडीशन है, इन्हें आवाम को बतानी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि महंगाई, मैं पिछले 20 साल से पब्लिक इंटरेस्ट की पिटीशन फाइल करके मैंने कोई नीचे जाते नहीं देखी। मैंने 2000 जब आसिफ जरदारी साहब का दौर था, 130 रुपए चीनी देखी है, 60 रुपए डॉलर था। आज चीनी देखे 3-4 जो काम अच्छे कर दिए ना उन्होंने, आई होप तो भी वो सस्टेन कर जाएंगे कि अपना जो प्राइस मैकेनिज्म है चीनी का, आम प्रोडक्ट का, आप देखें रोजे हैं, वरना हर रोजों में इतनी महंगाई होती थी। वो क्रेडिट इस गवर्नमेंट का नहीं है, पुरानी गवर्नमेंट का है कि एक मैकेनिज्म वो सेट कर गए थे आम आदमी के हवाले से, जो प्राइस का मैकेनिज्म, सप्लाई और डिमांड का, ट्रैक एंड ट्रेस का, वो और होंगे। और इसहाक डार साहब का क्या स्टेटस होगा? बहुत शुक्रिया। आप लोगों को याद होगा कि जब पासपोर्ट वाला मामला था, रिन्यूअल वाला मामला था, तो शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को सामने रखते हुए मामला गालबन काबीना के, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, गालबन काबीना के अंदर, जहां इनके लिए 2 मसाइल है दोनों के लिए। एक तो दोनों के नाम ECL के अंदर है, ECL के नाम मौजूद है। जैसे ही ये पाकिस्तान में आएंगे, ये एयरपोर्ट पे धर लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। अब ECL में नाम डालना और निकालना ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है अंडर दी रेलेवेंट लॉ। अब पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से जब आप एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएं तो आपके राइट्स छीन लिए जाते हैं। जैसे दोनों एब्सकॉन्डर हैं, दोनों टीवी चैनल्स पे आ नहीं सकते हैं, पाबंदी लगी हुई है। इस तरह इनके अपना ID कार्ड वगैरह, जब पासपोर्ट अपना जब एब्सकॉन्डर हो वो ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह पासपोर्ट का राइट भी जो है वो लिमिटेड कर दिया जाता है। अब यहाँ जो आउट राइटली जो इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, पता नहीं, हैरानकुन बात है, कोई दरखास्त आई है, दरखास्त ली है या नहीं ली, तो ये बज़ाहिर क्लोज डोर के अंदर ये चीजें लग रही हैं। ये मैं तो यही समझ रहा हूँ कि बज़ाहिर ये गैर कानूनी है, इट इज अ बेसिक नहीं है, बदनीति पर मबनी है और फायदा देने की कोशिश है। कल कोर्टों में अगर ये चैलेंज हो गया तो माइट बी डिफिकल्ट फॉर देम ये सस्टेन कर पाए। दूसरा, ये जिम्मेदारी है ये नैब के, जो कि बुनियादी तौर पर नैब के मुलजम है। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से नवंबर 2019 के अंदर 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी और हाई कोर्ट ने पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स के अलावा कहा था कि इसको जनवरी
3rd वीक ऑफ जनवरी 2020, आज हम 2022 में आ गए हैं। तो सिस्टम तो जकड़ा हुआ है ना इन लोगों के लिए, यानी इनके लिए तो जमानतें वगैरह भी हफ्ते और इतवार में हो जाती हैं। और ये केस आपके पास क्लासिक एग्जांपल है कि ये केस अभी तक लगा नहीं है। तो अब इनके लिए अब तो गवर्नमेंट इनकी अपनी है, हालात इनके अपने हो गए हैं। तो ये तो, और अगली जो बात आपने रखी उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। दोनों, जहां तक इसहाकडार है वो एब्सकॉन्डर है, ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता है, वो इश्तिहारी हैं। जैसे ही वो लैंड करेंगे वो भी पकड़े जाएंगे और जेल में चले जाएंगे। नवाज शरीफ भी जो है ये भी पकड़े जाएंगे और जेल में जाना है। लेकिन आपको पता है कि एक हथियार होता है गवर्नमेंट के पास, और वो आपने सिंध के अंदर देख लिया है कि वहाँ जहाँ जो अपना खुर्शीद शाह साहब है वो एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा, अस्पताल में गुजार लिया। सिराज दुरानी साहब या फरियाद तालपुर साहब थी, उनका घर जो है वो सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जैसे ही नवाज शरीफ आएंगे, गवर्नमेंट इनकी अपनी आ चुकी है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने घरों को इन्होंने सब जेल डिक्लेयर कर देना है, या मिसाल के तौर पर रेस्ट हाउस को इन्होंने सब जेल डिक्लेयर कर देना है। इन्होंने आते ही वहां शिफ्ट कर दिया। तैयारियां नजर आ रही हैं कि ये बदनीति के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। अब इसमें अब ये काम कौन देखने वाला है, ये शायद हमारी अदालतों को इस मामले में सोचना पड़ेगा। और नैब या और कमाल की बात है, वफाकी हुकूमत तो उनकी अपनी है। अब पासपोर्ट बनाना, रिन्यू करना, ECL में डालना, ECL से निकालना, और सारा कुछ इनके इख्तियार में है। अगर वो काम पहले वाला जो है पासपोर्ट वाला अगर वफाकी हुकूमत ने किया है, वफाकी हुकूमत भी फेडरल गवर्नमेंट एंड दी कैबिनेट के हवाले से बात आएगी, तो यहाँ अगर वो फैसला भी रिवर्स करना था तो वो कैबिनेट ने करना होगा। मेरे पास जो कि डिसीजन नहीं है ना मुझे अंदाजा है, तो काबीना तो इस वक्त है नहीं। इस वक्त काबीना तो आप लोगों के सामने काबीना तो है ही कोई नहीं। अकेले शहबाज शरीफ वजीर आजम है, और वजीर आजम के तौर पर पता नहीं कोई बहरहाल हो सकता है कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर, सेक्रेटरी भी अपने तक ऑर्डर कर रहे होंगे। ये भी हैरान कुन बात है कि आपने PNIL की लिस्ट देख ली थी, वो अपना शहजाद। सर ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो फिर बड़ा क्लियर होगा, अमल से इलेक्शन तो नहीं होते सर। अच्छा, पहले मैं जो आपकी खबर है ना पंजाब के अंदर, जी। पंजाब के अंदर मैं 16 तारीख से कबल तो इंतखाब होते देख नहीं रहा। 16 तारीख का जो कहा है उसी तक का है। और गालबन जितने आर्गुमेंट्स मैंने देखे हैं, लाहौर हाई कोर्ट स्पीकर के इख्तियारात या सूबाई असेंबली के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। ये भी मैं आपको आर्टिकल 69 को एनफोर्स करेगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकता है। उसमें एक लीगल लकूना मैं चाहूंगा आप सब लोगों के लिए बहुत अहम एक लकूना है, वो आम नाज़रीन को पता होना चाहिए। आर्टिकल 95 के तहत 3 दिन से 7 दिनों के अंदर तहरीकी अदम एतमाद कामयाब होना होती है। वैसे तो ये 8 को फाइल हुई थी, 25 को असेंबली का इजलास आया, 28 को लीव मिली, तो 3 तारीख आखिरी दिन था जिस दिन रूलिंग आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई नहीं दिया। वो जो घड़ी चल रही थी ना, वो घड़ी रोकी नहीं, और 3 तारीख गुजर गई। तो असूली तौर के ऊपर तो वो अबेट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को फैसला किया और कहा अब 3 को चले जाएं। अब 3 तारीख को आपको पता है कि रात 12 बजे तक क्यों ये हंगामा रहा कि रात 12 बजे तक खत्म करना है, कि वो शायद वो 3 तारीख वाला दिन समझ के उसको खत्म करना चाह रहे थे। वो हो नहीं सकता है। कि नजरसानी के अंदर ये बहुत बड़ी तलवार है, नजरसानी के अंदर ये मामला आया तो ये सारे का सारा मामला फिर टॉपल हो जाएगा, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हम आईनी तौर पर आईनी बहरान में आ जाएं और असेंबलियों की तरफ। अब आए दूसरी बात की तरफ, आप जो आपने बड़ी जबरदस्त बात की, यहाँ एक याद रखिए, एक मैजिकल फिगर है 172। अगर 172 इस्तीफे आ गए, यानी कोलिशन वगैरह सबने अगर आकर दे दिए, तो फिर तो असेंबलियां वैसे ही डिसॉल्व हो जानी है, जो कि मेजोरिटी ने नहीं। सदर को, सदर पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 58 के तहत इख्तियार होगा असेंबलियां डिसॉल्व कराने का। असल जो एजेंडा इस वक्त उनका है, उन्हें भी अंदाजा है कि ये थोड़ा अरसा चलना है। वो 5-6 काम करना चाहते हैं। ट्रांसफर, अब देखे तरह ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। अपना जाती उमरा मॉडल टाउन पे 32 पुलिस एहलकार आ गए हैं। इसके बाद अगला जो काम करना है, नैब को डाइल्यूट करना है, ओवरसीज का जो वोट है वो राइट खत्म करना है, अपना इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर लगाने हैं। आज अगर ये अपना इमरान खान वगैरह अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो कल क्या होगा कि वो उनकी मुशावरत से लगना है। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर तो कोई भी लगा सकेगा। चेयरमैन नैब अगर लगाना है तो वो मुशावरत के साथ लगाना है। अगर केयर टेकर सेटअप लगाना है तो फिर मुशावरत के साथ लगाना है। तो यहाँ देखा जाए, और जो बात कही है ना मीर अब्बास ने, अगर इस्तीफे मंजूर होना हो तो वो हो जाए। वो लगता यही है कि पॉलिटिकल गिमिक्स ये खेला है और वो अपने तय अवाम में निकले हैं ताकि वो हालात और वाकयात इधर ले जाए। लेकिन जवाब वाली बात है
कि अगर जलसे जुलूसों से गवर्नमेंटें निकलनी होती तो पिछले हम 10 सालों से यही देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी दफा आई, मौलाना फजलुर रहमान कितनी दफा आए, पीपल्स पार्टी कितने जलसे जुलूसों से गवर्नमेंट नहीं निकल सकती। प्रेशर जरूर बिल्ड होगा आपका और अल्टीमेटली वो कल्मिनेट किसी और शक्ल की तरफ चला जाए तो शायद पॉसिबल। ये आखिरी बात हो पंजाब के हवाले से मैं आपका और पता कर दूं जो मैंने अपने तौर पर देखा है और हालात और वाकई देखे हैं। चौधरी परवेज अलाई, अभी आपको पता है पिछले दिनों सुन रहे हैं कि लड़ाइयां हुई हैं आपस के अंदर, और वो बात यही है कुछ चाह रहे हैं अपनी मर्जी के फैसले। ये जो मामला चल रहा है ना, एक हम भूल रहे हैं कि क्या काम किया है कि अपना हमजा शरीफ ने, आपको याद होगा फ्लैटीज के अंदर एक जलसा किया था और वहां फ्लैटीज के वो वजीर आला बन चुके थे, तो वो लोगों की इंटेंशन और मोटिव बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई। तहरीक इंसाफ ने उन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डेक्लेरेशन दे दिया है, तो स्पीकर का ओहदा भी इसलिए बड़ा अहम है कि वो डेक्लेरेशन की बुनियाद पर जो प्रिजाइड कर रहा होगा ना, वो इनको वोट डालने नहीं देगा। वो कह देगा डिफेक्शन हो गई है कि उनकी हद तक, यानी जो चले यूं नहीं मैं कहता, वोट डालने देगा, वोट काउंट नहीं करेगा। वैसे मेरे मुताबिक तो ये वोट काउंट नहीं करे, जब वोट काउंट नहीं होंगे तो आपके पास मेजोरिटी नहीं आ सकेगी। मामला यानी इतना आसान मामला नहीं है पंजाब के अंदर, मामला बहुत गंभीर आने वाले दिनों में बहुत उसमें ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो काउंट होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो वोट काउंट होगा। अटॉर्नी जनरल भी ये कह चुके हैं कि वो वोट काउंट होगा। बाबर साहब मैं बता देता हूँ, आइन के आर्टिकल 63 पे अमल दरामद के हवाले से कहा है। अब 63 की इंटरप्रिटेशन तो नहीं की, वो तो अपना कल लगा था रेफरेंस। कल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, वो बैठ के अटॉर्नी जनरल ने तो बहस कर ली थी, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि आर्टिकल 63A के ऊपर इंटरप्रिटेशन दे देती, और वहां वो मनो अमल आर्टिकल 63 पे अमल कर रहे हैं कि उन्होंने डिफेक्शन ऐसे कर लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बात निकल गई, उन्होंने जाके उनको वो डिफेक्टो अपना चीफ मिनिस्टर बन के वोट डाल दिया उनको, तो उनका तो माइंड बड़ा क्लियर हो गया। तो पार्टी डीलर ने डेक्लेरेशन देनी है, डेक्लेरेशन दे के स्पीकर के पास आएगी, मामला जाएगा मुझे अजहर साहब 63, लेकिन वोट अजहर साहब 63A, मुदस्सिर एक मिनट, मुदस्सिर 63A ये कहती है कि इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग, इफ ही वोट्स, अगर वो वोट डालता है या वोट नहीं डालता, तो वोट तो डालने का मतलब वोट डाल दिया, और वो फिर जो वोट वही होता है जो काउंट हो, अदरवाइज तो वो इनवैलिड वोट है। तो वोट तो आइन तो ये कहता है कि वोट डालने का राइट है और काउंट करने का भी राइट है। नहीं, आपने यही तो बात है बाबर डोगर साहब, यही तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन है। तारीखी तौर पर याद करें, आपको तो याद होगा गुलाम हैदरमाइन का दौर था तो 63A में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाजत थी, उस वक्त आप वोट डाल सकते थे। ये 63A के हवाले से यही तो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब आपने आइन का आर्टिकल अगर 63A में आ जाए, वहां पर 3 के अंदर है कि वहां पर वो डेक्लेरेशन देता है, डेक्लेरेशन पार्टी हेड देता है, पार्टी हेड डेक्लेरेशन दे देता है, वो दे के आप स्पीकर के पास इख्तियार है, 2 दिन वो रखता है, इलेक्शन कमीशन बैठ के फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि डिफेक्शन की है या नहीं की, लेकिन उसकी बुनियाद पर वो वोट काउंट नहीं करेगा, वो वोट रोक लेगा। या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रोड कर लिए आने वाला है, अगर ये वोट डालेंगे भी यहाँ और वाकयात मैं नहीं अच्छे देख रहा, और यहाँ सही, तो फिर अब ये देखना है कि जब वो वोट डाल सकते हैं नहीं, लेकिन असल मामला है कि फिर वो वोट काउंट होता है कि नहीं, ये अब उसके स्पीकर का इख्तियार है। सही, ये स्पीकर इख्तियार है, उनको काउंट नहीं करेगा कि मेरे पास डेक्लेरेशन आ चुकी है, पार्टी चलें, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आगे एक अहम पॉइंट है वज़ीर साहब, ये आप देखना है, लेकिन उससे पहले नजरें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ है कि वहां से क्या चीजें आती हैं। अमीर अब्बास साहब, इस वक्त एक चीज़ जो है वो इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।